नमस्ते, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। कहते हैं प्रतिभा किसी भी परिस्थिति या दुश्वारियों की मोहताज नहीं होती है, वो अंततः फूटती है और फूटकर एक दिन सामने आकर के अपना वर्चस्व प्रदर्शित करती है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के ही एक छोटे से गांव से निकलकर आने वाले विवेक यादव ने उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम टॉप किया है, पहली रैंक लाया है। आइए जानते हैं सीधे विवेक से कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, क्या रणनीतियाँ थी और किस वजहों से उन्होंने इस परीक्षा में इतना बेहतर मुकाम हासिल किया है। स्वागत है विवेक आपका। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम विवेक यादव है। मैं अयोध्या ज़िले के भनगुसरा ग्राम से हूँ और मेरे पिताजी श्री बद्री प्रसाद यादव जो एक किसान हैं और मेरी माताजी एक गृहिणी है। विवेक, मैं जानना ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ आपने अभी तक अन्य किन एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म किया है, उसके बारे में बताइए। तो मैं सर बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने इसी समय जो है 12th के बाद जो है यूपी कैटेट जो एग्रीकल्चर से संबंधित है विश्वविद्यालय में एंट्रेंस के लिए जो फॉर्म होता है उसमें मैंने भरा था एंट्रेंस के लिए पीसीएम ग्रुप से। तो उसमें हम मुझको जो है यूपी में आल जो पीसीएम ग्रुप का कैटेगरी रैंक था तो उसमें हमारा आया था 2 रैंक था पीसीएम ग्रुप में। और अच्छा, जो हाँ और जो ओबीसी कैटेगरी में है तो उसमें मेरा फर्स्ट रैंक था। अच्छा, बढ़िया परफॉर्मेंस वहाँ भी रहा है। आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा इसी साल उत्तीर्ण की? यस सर, मैं इसी साल जो है 2021 में ही इंटरमीडिएट की परीक्षा अब उत्तीर्ण की, लेकिन अब जैसे पेपर हुआ नहीं, प्रमोशन के आधार पर जो है पास कर दिया गया। क्या रहा है, पेपर होना चाहिए था? जैसे सर यहाँ तो पेपर होना चाहिए था, क्योंकि जब पेपर नहीं हुआ तो पता नहीं चला कि किसका जो है मार्क्स अच्छा आता है, वह किसने जो हमने पढ़ा है उसका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ, किस आधार पर अब दे दिया गया नंबर कोई संतुष्ट नहीं है। इसी प्रकार से तो पेपर जब होता तो उससे हमको पता चलता कि हमने जितना मेहनत किया था उसी आधार पर जो है मार्क्स भी मिलता। तो फिलहाल मैं आपके पॉलिटेक्निक की ओर आता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी किताबें थी, क्या रणनीति थी जिसके आधार पर आपको ये बेहतरीन रैंक प्राप्त हुआ है। आप उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके विस्तार से बताइए। मैं यही बताना चाहता हूं कि जितने भी पॉलिटेक्निक के एस्पिरेंट हैं जो आने वाले समय में पॉलिटेक्निक की परीक्षा देंगे या अब की बार जो एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए यही बेस्ट होगा कि अगर आप 9th या 10th में हैं, अगर आप 9th 10th में क्लास में पढ़ रहे हैं तो जो 9th 10th की जो बुक होती है जिसमें बेसिक मैथ होता है और इसके बाद आपका साइंस की बुक हो गई और उसके साइंस के अंतर्गत मेन रूप से फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया, तो उसी को 9th और 10th की बुक को अच्छे से आप अगर कवर कर लेंगे, मैथ की बुक को और फिजिक्स केमिस्ट्री, और इसके बाद आप अगर पेपर देंगे तो वो भी आपके लिए जो है सफिशिएंट रहेगा कि अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि एक जो है पॉलिटेक्निक का कोई भी किसी भी प्रकाशन का आप यूज कर सकते, कोई भी बुक आप ले सकते हैं। मेन रूप से हमने जो है अरिहंत पब्लिकेशन का बुक लिया था केवल उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए और उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और जब आप लास्ट में जैसे 1 मंथ पॉलिटेक्निक की परीक्षा बचे तो उसके पहले जो है आप अरिहंत की ही एक वो आती है, जैसे हम कह सकते हैं क्वेश्चन जिसमें बुकलेट रहता है, प्रीवियस ईयर पेपर रहता है, तो उसको आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि किस प्रकार से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप जो है उसको जब सेट को सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा और आप अच्छा कर लेंगे। अच्छा, ये बताइए विवेक कि कितने दिन या कितने महीने की, हम मान लेते हैं कितने महीने की ये पढ़ाई होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की, इतने अगर महीने तैयारी कर लिया जाए तो बढ़िया रैंक हासिल किया जा सकता है, या सही कहें तो टॉप करने के लिए कितने महीने पढ़ना ज़रूरी है? जैसे अब बात आई कि टॉप करने के लिए, तो इसमें जो है महीने और समय का कोई जिक्र नहीं है। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे आप 9th में हैं तो 9th में आप विधिवत पढ़ाई करिए, जैसे जितना सिलेबस में है पूरा कवर करिए अच्छे से, और 10th में जब गए तो 10th का अच्छे करिए।
करिए। जब आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो जब आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस देने जाएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी बेसिक पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो है आप क्वेश्चन का आंसर देने में समर्थ हो जाएंगे। और बात किया जाए कि कितने महीने का, तो हम मानेंगे कि आप क्या करिए कि एक बार पूरा जो बुक है उसमें जितने भी चैप्टर हैं उसको सभी चैप्टर को जो है आप अच्छे से पहले थ्योरी को कंप्लीट करिए और उसके बाद क्या करिए न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए और इसके बाद क्या करिए वही जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए। आपका अच्छा रैंक भी आ सकता है और अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा। तो कुल मिला जुला कर के ये है कि अगर प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया जाए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए जाएं, 9th-10th के जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कवर कर लिया जाए तो टॉपर बनना भी आसान है। हाँ, बहुत टॉपर कठिन बनना भी काम आसान नहीं है। तो फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोचिंग कितना ज़रूरी है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जो है कोचिंग की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई वो बाध्यता नहीं है कि आप कोचिंग ना करें। लेकिन कोचिंग के साथ साथ अगर मान लीजिए आप कोचिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है सेल्फ स्टडी सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, सेल्फ स्टडी। मान लीजिए कोचिंग में जो भी पढ़ाया गया तो उसको आकर आप घर पर जो है सेल्फ स्टडी में जितना बताया गया उसको कवर कीजिए और इसके आगे जो है जो पढ़ाया जाएगा उसको पहले से एक बार आप देख कर जाइए, तब कोचिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। और अगर नहीं आप कोचिंग लेते हैं तो केवल जो बुक में दिया गया है उसी को अच्छे से कवर करिए, बार बार रिवाइज करिए। और महत्वपूर्ण यही रहेगा कि जो आपका भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का पोर्शन आता है तो इसमें आप जो है वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक हो जाएंगे। बिल्कुल, वन लाइनर्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ऐसा विवेक का कहना है। दूसरी चीज़ हमको ये बताइए आप कि इस बार ऑनलाइन परीक्षा हुआ, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा में क्या अंतर आपने समझा और बेहतर कौन है, ऑनलाइन की ऑफलाइन? तो मैं यही कहना चाहता हूं, जैसे इसमें जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात आई तो जहां तक देखा जाए तो ऑनलाइन परीक्षा जो है ऑफलाइन से बेहतर है। ऐसा इसलिए कहा गया कि जैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि अगर हमने किसी एक क्वेश्चन को मान लीजिए भूल बस हमसे गलती हो गई और हमने गलत विकल्प चूज कर लिया और उसमें अगर गोला भर देते हैं तो बाद में सही नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये सुविधा है कि आपने एक बार अगर गलत कर दिया किसी विकल्प को तो बाद में आप जब रिवीजन करते हैं, जैसे एक बार देखते हैं कि पूरा हो गया और उसके बाद अगर आप उसको दोबारा क्वेश्चन को लगाते हैं और आप में आंसर सही आ गया तो आप वहाँ पर सही कर सकते हैं। और मैंने भी ऐसा किया था कि मेरा 2 क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें मैंने पहले गलत विकल्प चूज कर लिया था, लेकिन जब मैंने उसको रिवीजन किया, जैसे उसको दोबारा जब क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, जैसे चेक कर रहा था कि कहाँ पर गलती किया कहाँ पर सही हुआ, तो मैंने 2 क्वेश्चन ऐसा पाया कि वहाँ पर गलत हो गया था, लेकिन मैंने उसको क्या किया, सही किया और उसके बाद जो है मेरा अच्छा नंबर आया। अच्छा, तो ये तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के फ़ायदे हुए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे आपने? मैंने 100 में 100 अटैम्प्ट पूरा? यस सर। एक भी नहीं छोड़े? नहीं, एक भी नहीं छोड़े थे। आपने किस पोर्शन को समझा कि बहुत सरल आया है और किस पोर्शन को समझा कि बहुत ज़्यादा कठिन है? जैसे इसमें देखा जाए तो अब की बार जो ऑनलाइन पेपर हुआ था तो उसमें अलग अलग पार्ट थे, जैसे एग्ज़ाम जो है 3-4 दिनों में हुआ था और एक दिन में जैसे 3 पार्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो सबका पेपर जो है अलग अलग था। तो अब किसी का पेपर सरल था, किसी का पेपर हार्ड था, तो मेरे जो शिफ्ट में था उसमें मैथ में जो है नॉर्मल क्वेश्चन मैंने देखा कि मैंने 2019 में भी पॉलिटेक्निक पेपर दिया था तो उसमें देखा था कि मैथ वहाँ भी नॉर्मल ही क्वेश्चन वैसे पूछा जा रहा था, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं था। तो उसी आधार पर मैथ को भी कह सकते हैं कि इजी ही था। और इसके बाद केवल इसमें फिजिक्स का जो पोर्शन था वहाँ पर थ्योरी ज़्यादा पूछ लिया था, इसलिए वो थोड़ा मॉडरेट हो गया था और बाकी केमिस्ट्री भी जो है इजी ही था। कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है डेली? अब जैसे डेली आपको जितना वर्क, जैसे मान लीजिए मैंने जो है स्कूल में ही पढ़ाई किया था, मैं जो वैष्णो कोचिंग क्लासेस तारुण बाज़ार अयोध्या में पढ़ाई करता था। और जैसे ये वैष्णो कोचिंग क्लासेज है तो यहाँ पर एक प्रकार से विद्यालय की तरह पढ़ाया जाता है और वहाँ पर जो टीचर है हमारे वो बहुत ही सपोर्ट करते थे। हर मौके पर हम सबको अच्छे से पहले पढ़ा कर तैयार किए और पढ़ाने के बावजूद जो है हमारे सर जी जो श्री संदीप पांडे सर जी हैं जो वहाँ के प्रबंधक है, उन्होंने
उन्होंने हमको जो है पढ़ाना तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो है खुद से इस तरह तैयार किया कि अगले के सामने जैसे कंपटीशन के माहौल में लेकर आए। वो हमें तरह तरह की बातें हमेशा बताते थे कि आगे कैसे जाना है और किस प्रकार से आगे का कंपटीशन है और आपको अच्छा करना है। और वो हमेशा कहते थे कि ऐसे अगर पढ़ाई करते रहोगे तो अच्छा ही होगा। तो ये आपने बताया अपने कोचिंग के अनुभव के बारे में। यस। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये तो अभी हम लोग बात कर रहे थे आपके ग्रुप ए एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस के बारे में, जिसमें आपने टॉप किया है। आपने ग्रुप ए के अलावा भी एग्ज़ाम दिया, यस। कौन से ग्रुप में दिया? मैंने ग्रुप आई में भी फॉर्म भरा था, तो उसमें जो है मेरा यूपी में जो है 6 रैंक आया था। वहाँ भी टॉप किया मतलब? यस यस, 6 रैंक आया था उसमें। तो फिलहाल एडमिशन लेने की क्या योजना है, या फिर आपने एडमिशन लिया है कि नहीं? नहीं, मैंने एडमिशन नहीं लिया। ऐसा आपने न तो ग्रुप ए से न तो ग्रुप आई से, ऐसा क्यों? जैसे मेरा जो प्लान है आगे का, वो मेरा प्लान ये है कि यूपीएससी की तैयारी करना। तो बिल्कुल। उसके लिए जो है अभी से मेरा यही एम है कि पहले तो मैं यही विचार बना रहा हूँ कि हमारा किसी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाए और उसके बाद वहाँ से ही हम तैयारी शुरू कर देंगे। और मैंने अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए जो है तैयारी कर रहा हूँ, और आने वाले समय में जब वो एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जो है वहाँ पर एडमिशन लेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, आप आगे अपनी योजनाओं में सफल हो, तो हम ऐसी उम्मीद की करते हैं और आशा भी करते हैं और शुभकामनाएं भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके हॉबीज़ क्या हैं? मेरा हॉबीज़ जो है, खेलना तो मुझे पसंद है। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन मैं खेल नहीं पाता हूँ, इसलिए जब कभी कभी मौका मिलता है तो खेलता ज़रूर हूँ। क्योंकि मेरे स्कूल के पीरियड में जैसे मेरे दोस्त जो थे, उन्होंने बहुत खेल के प्रति, क्रिकेट के प्रति तो उनके अंदर बहुत ही ललक थी। हमेशा जो है इंटरवल भी जब होता था तो वो खेलने के लिए निकल जाते, तो उसी में मैं भी शामिल हो जाता था। लड़के हैं, खेलते ही हैं। यस यस। सभी खेलते हैं, हमने भी खेला है, खूब खेला है। तो क्रिकेट आपका हॉबी रहा है। Yes. गाना बजाना, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ ऐसी भी चीज़ें? जैसे जब मौका मिलता है तो डांस भी कर लेते हैं। डांस भी करते हैं? सिंगिंग नहीं आती है उतना। सिंगिंग नहीं आती है। और हीरो कौन सा पसंद है आपको? अब हीरो में देखा जाए तो मुझे साउथ की जो फिल्म है देखते हैं उसमें तो पसंद है। अब हीरो का नाम नहीं जानते हैं, फिल्म तो देखते हैं लेकिन हीरो का नाम नहीं जानते। चलिए, फिलहाल ये क्वेश्चन ऐसे ही किया गया। और मैं जानना ये चाहता हूँ कि फ़िलहाल जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, इनमें आपको कुछ ऐसा लगा कि जो चीज़ें सुधार होनी चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में, खासकर ऑनलाइन एग्ज़ाम के पैटर्न में, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी पहली बार शुरुआत हुई, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का फीडबैक मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनमें आपको जो चीज़ें लगी हों, तो आप बताइए कि क्या बढ़िया था, क्या बुरा था। जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। जैसे आपको जो है इसमें समय मिल जाता है और आपको ये फिक्स रहता है कि बगल में टाइम भी चलता रहता है कि आपने कितना क्वेश्चन किया, कितना समय अभी बचा है, तो इसलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम सबसे अच्छा है। लेकिन इसमें यही जैसे वहाँ पर जहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो रहा है, अगर वहाँ का सिस्टम अच्छा है तो आप एग्ज़ाम देने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, अर्थात दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अच्छा, ज़्यादातर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पहली बार कंप्यूटर एग्ज़ाम देने जाते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू। तो उन्हें कितनी दिक्कत होती है? इसके पहले आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था? यस, इसके पहले मैंने जो है जेईई मेंस का जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरा अच्छा मार्क्स आया था। जैसे फरवरी में जो अटैम्प्ट हुआ था उसको मैंने दिया था, तो वहाँ पर मेरा 92.5 परसेंटाइल ओवरऑल बना था। और इसके बाद अभी मैं अप्लाई किया हूँ, जैसे अप्रैल में जो होगा, तो अभी वो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जब होगा तो उसके बाद भी देखा जाएगा कितना होगा। तो इस आधार पर जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो तकलीफ़ तो होगी ही, क्योंकि हम सब ग्रामीण क्षेत्र से हैं और हमको कंप्यूटर का उतना अनुभव नहीं रहता, हम कभी कंप्यूटर चलाए नहीं रहते हैं। लेकिन डरने की इसमें कोई बात नहीं है। जैसे आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको केवल इतना रहता है, जो आपके जैसे सर हैं वहाँ पर, जो भी आपको दिक्कत होता है उनसे आप कहिए, वहाँ पर आपकी जितने भी प्रॉब्लम होंगी वो सॉल्व कर देते हैं, अगर कहीं आपको बीच में दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक सपोर्टिंग माहौल रहता है, और अगर कुछ दिक्कत होती भी है तो कोई डरने की बात नहीं है, वो चीज़ें दूर की जा सकती हैं। तो सिलेबस की किताबों के अलावा आपको और भी
किताबें किस तरह की पसंद हैं या फिर कौन सी किताबें पढ़ते हैं? जैसे मैं तो जैसे अब की बार जो एग्ज़ाम दिया था तो इसमें 12th में मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय जो है मैं 12th का ही पढ़ाई पूरी तरह से कर रहा था। और इसके बाद जो है 12th के साथ साथ जेई नीट जेई का क्योंकि मैं नहीं, मैथ बैकग्राउंड से हूँ। सिलेबस के इतर जो भी चीज़ें हों कि जैसे सर इसमें मुझे जो है सिलेबस के अलावा हम हिंदी की जो कहानियाँ हैं उसको ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। उसको जब टाइम मिलता था तो उसको पढ़ते थे, और मान लीजिए जैसे पढ़ते पढ़ते मेरा मन नहीं कह रहा पढ़ने का, तो उसको अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए हिंदी की कहानियाँ हो गई। और इसके बाद जो है न्यूज़ देख लेते हैं, जैसे न्यूज़ क्या हो रहा है, और हम आपको जैसे बताना चाहते हैं जो भी होंगे तो उसमें आप न्यूज़ को अवश्य देखिए। जैसे अगर आपके पास न्यूज़पेपर उपलब्ध है तो 10-15 मिनट जो है उस पर भी समय दे न्यूज़पेपर देना सभी के लिए ज़रूरी है और न्यूज़ पढ़ते रहना चाहिए, ऐसा विवेक का मानना है। और बताते हैं कि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, न्यूज़ से जुड़े रहिए। आप एक सफल छात्र हैं, आपने बेहतरीन रैंक हासिल की है। जो देखने वाले एस्पिरेंट्स हैं जो आगे चलकर परीक्षा देंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनको किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए? आप एक बार इस चीज़ को फिर से बता दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे इस एग्ज़ाम को लेकर पहले से अपने मन में डरिए मत। जैसे ये एग्ज़ाम जो है, देखिए किसी भी एग्ज़ाम में आप लाइफ के किसी भी एग्ज़ाम में अगर जाएंगे तो उसमें डरने की बात नहीं है। आप अगर उसमें लगातार अपना 100% दे रहे हैं और लगातार आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो इसलिए आपसे यही कहना चाहेंगे कि, और ये भी मत देखिए कि हमको टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ना है कि 2 घंटे मान लीजिए मैथ पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ लिया। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जब टाइम टेबल बनाएंगे तभी सही है। जैसे आपको पढ़ना है, बस डेली पढ़ना है। अब जब भी आपको समय मिले तो आप क्या करिए, जो भी जैसे मैथ में आप लगा रहे हैं तो आप मैथ लगा लीजिए, और इसके बाद अगर आपको जो है आज केमिस्ट्री ख़त्म करना है तो केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, और कल जो है फिजिक्स पढ़ लीजिए। तो इस प्रकार से आप टाइम मैनेजमेंट करके जो है तीनों विषय पर आप समय दे सकते हैं। और इसके आधार पर जो है छोटे छोटे क्वेश्चन को, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका पॉलिटेक्निक स्तर पर अगर ए ग्रुप का आप स्पेशली पेपर दे रहे हैं तो उसमें केवल आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में 1 लाइनर क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए, और 9th-10th की जो थ्योरी पार्ट है या जो बुक आप प्रेफर कर रहे हैं उसका जो थ्योरी पार्ट है, कॉन्सेप्ट है, अगर अच्छे से आप कवर कर लेते हैं, और बार बार रिवीजन बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप किसी भी परीक्षा में अगर जाएंगे तो रिवीजन एक क्या होता है, बहुत ही बड़ा हथियार होता है। जब आप किसी भी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं तो आपके दिमाग में जो है वो कंठस्थ हो जाता है, एक प्रकार से याद हो जाता है, और हमेशा हमेशा के लिए, और कभी भूलता नहीं है। और जैसे ही एग्ज़ाम में आ जाएगा तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि यही आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट है जो अगले साल जो है पॉलिटेक्निक का प्रवेश परीक्षा देंगे या अब की बार ही देंगे, तो उनके लिए यही मैसेज है कि आप जो भी पढ़े उसको पढ़ने के अलावा जैसे मेन पॉइंट क्या है उसको बार बार आप रिवाइज करिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर रहे। तो इस पूरी प्रणाली में, परीक्षा प्रणाली जो भी है उसके हिसाब से कुछ आपके अगर मन में सुझाव आ रहा हो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, या फिर आप जो भी एग्ज़ाम दिए, अगर आप सुझाव आपके मन में कुछ चीज़ हो तो आप उन चीज़ों को बताइए ज़रूर। जैसे इसमें तो यही है कि आप जो है परीक्षा में जब भी पेपर देने जाएं तो जो भी पेपर हो तो पेपर से पहले आपके मन में टेंशन नहीं रहना चाहिए। जैसे माइंडली रूप से आप फ्री रहिए कि मुझको पेपर देने जाना है, जैसे पता है आपको कल पेपर देने जाना है तो एक दिन पहले जो है अपने मन को आप रिलैक्स करिए, जैसे शांत रहिए, फ्री रहिए कि पेपर तो देने जाना है और समय से जाइए, पेपर अच्छे से दीजिए। लेकिन वो टेंशन नहीं रहना चाहिए कि अगर हम पेपर देने जाएंगे अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा। अगर आप अच्छे से मेहनत किए हैं, लगातार जो है मेहनत किए हैं लंबे समय से, तो विश्वास है, अपने मन में विश्वास रखिए कि आपका पेपर अच्छा होगा। और अगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत लोग, जैसे हम ही लोग होते हैं, तो हमारे मन में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद हमको लगता है कि ये जो है पार्ट हमारा कवर नहीं है, अभी जो है हम पूरी तरह से इस
इसके अभ्यस्त नहीं हुए और पूरा कवर भी नहीं हुआ है और अब कल ही पेपर है तो कैसे होगा। तो अपने दिमाग में ये मान लीजिए फिजिक्स है, आपने पढ़ा लेकिन पूरा जो है 2-3 चैप्टर आपका छूट गया, तो आपके दिमाग में ये होगा कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, तो उसी में आप क्या होंगे, टेंशन में आ जाएंगे। तो इसलिए उसको आप छोड़ दीजिए और ये देखिए, अपने दिमाग से कहिए कि मुझने अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है उसमें मेरा सब कुछ तैयार है और इसी में से पेपर आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। जिस दिन आप ये करना सीख लेंगे कि जो मैंने पढ़ा है वही पेपर में आएगा, तो जो आपने नहीं पढ़ा है अगर पेपर में आ भी जाएगा तो आपका दिमाग जो है वहाँ तक पहुँच जाएगा और सही करने का चांस जो है बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप इसी में रह जाएंगे कि मैंने ये जो है पढ़ा है और ये इतना नहीं पढ़ा है, कवर नहीं कर पाया है, तो टेंशन में भी रहेंगे और पेपर भी जो है उतना अच्छा बहुत बढ़िया टिप्स दिया यहाँ पे विवेक भाई ने कि जो आपने पढ़ा है आप अपने आप में आत्मविश्वास रखिए कि अब मैंने जो कुछ भी पढ़ लिया है इस समय तक उसी में से एग्ज़ाम में जो कुछ पूछा जाएगा आएगा। तो हो सकता है आपके पढ़ाई से इतर भी क्वेश्चन आए लेकिन आप उसको कर ले जाएंगे, क्योंकि आपका अगर आत्मविश्वास आपके साथ है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ लगभग सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इन बातों से, आपके बताए हुई चीज़ों से आने वाले लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसे नए विद्यार्थी जो परीक्षा देंगे और जिनको उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में जाना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आगे देने वाले हैं, उन सब के लिए यह वीडियो ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया।